नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर का इंतजार हो रहा है, जब ईवीएम खुलेंगे, वोटों की गिनती होगी, नतीजे आएंगे। इधर मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी समर के बीच ग्रामीण इलाकों से 2 अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता वोटिंग की लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ खाद के लिए भी ग्रामीण समितियों के बाहर किसान लंबी लाइन लगाए हुए दिखाई दिए। अब ग्रामीण मध्य प्रदेश में इन दोनों कतारों का बम्पर वोटिंग से क्या कोई कनेक्शन है क्या? खाद को लेकर के लाइन लगाने वाले किसानों और उनके परिजनों ने क्या इसी मुद्दे पर वोटिंग की होगी? कई सवाल हैं, इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग के मायने क्या? इस बार किसानों ने मुद्दों के आधार पर क्या वोट दिया? खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं चुनावी मुद्दा नहीं बन पाई या बन पाई? किसानों के नाम पर वोट मांगने वाले किसानों के मुद्दों पर चुप हैं क्या? और सवाल यह भी कि समस्या के समाधान या वादों का लाभ किसानों को पोलिंग बूथ तक लाया क्या? तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और इस पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में ग्रामीण खाद के लिए लाइन में खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में मध्य प्रदेश के ग्रामीण मतदाता वोटिंग के लिए कतार में नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 2 तस्वीरों में आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है, तो इसी कनेक्शन का विश्लेषण हम करेंगे। शुरुआत इन तस्वीरों से करते हैं। मध्य प्रदेश में जगह जगह से खाद संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये समस्या कोई 17 नवंबर की वोटिंग के बाद सामने नहीं आई है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से लगातार भिंड, मुरैना, रायसेन, जबलपुर जैसे कई जिलों से खाद संकट की तस्वीरें आ रही हैं। बुआई सीजन में खाद के लिए परेशान किसान घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि पूरा दिन और पूरी रात खाद के इंतजार में गुजर रही है। हालात खराब है, तभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी खाद समस्या के समाधान के लिए आपात बैठक बुलानी पड़ी। सर, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी है और पानी की कमी है और इस कारण से सब रोड है, सब है, इस तरह से कोई विकास नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे से वोटिंग की जा रही। गाँव में बिजली वगैरह क्या व्यवस्था है? बिजली सही नहीं मिल रही सर। चुनावी समर में वादों और दावों के शोर में ग्रामीण मध्य प्रदेश की समस्याएं शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं बना पाई। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये है कि इस बार किसानों ने मुद्दों के आधार पर वोट दिया है। समस्या के समाधान या वादों का लोभ किसानों को पोलिंग बूथ तक लाया, या फिर शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग का एक ट्रेंड ही रहा है। दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ग्रामीण वोटर मतदान के मामले में पढ़े लिखे शहरी मतदाताओं से कहीं आगे रहा है। जानकारी के मुताबिक एमपी में इस बार 77.15% मतदान हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। भोपाल जिले में 66.66% मतदान हुआ है, जबकि बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित जिले में 85.35% मतदान हुआ। वहीं बैतूल में 82.03%, आगर मालवा में 85.09% मतदान हुआ है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि ग्रामीण आबादी वाले जिलों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। यही वजह है कि जब एक तरफ बिजली, पानी और खाद के लिए किसान सड़कों पर दिखता है और दूसरी तरफ वही किसान जब पोलिंग बूथ पर कतार में खड़ा नजर आता है, तो इस भीड़ के सियासी मायने निकाले जाने लगते हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार मतदान करीब 2% बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जब बम्पर वोटिंग हुई तो बीजेपी, कांग्रेस इसके अपने अपने मायने निकालने लगी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और इनमें करीब 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां किसानों का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर 3 दिसंबर की मतगणना तक इसे लेकर अटकलों का बाजार तो गर्म ही रहेगा। टीम न्यूज स्टेट।
तो ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं और क्या किसानों ने जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उनके आधार पर वोट किया है या फिर ऐसा ट्रेंड ग्रामीण इलाकों में देखा जाता रहा है या फिर जो बिजली के बढ़े हुए बिलों की बात हो या फिर ट्रांसफार्मर्स का मुद्दा हो या फिर कर्ज माफी का मामला हो, किसान सम्मान के पैसों की बात हो, ये तमाम फैक्टर्स कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसके मायने जरा समझने की कोशिश करते हैं और बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अजय धावले जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी मौजूद हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सत्यप्रकाश जी, मैं पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या इशारा करता है। हम देखते हैं कि बहुत से बुनियादी मुद्दे होते हैं इन ग्रामीण इलाकों में, क्या उन्हीं बुनियादी मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई है? इसके अलावा एक और भी बात कही जाती है कि जो ग्रामीण अंचल है वहां का जो वोटर होता है वो एक खास पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इंटैक्ट होता है और शहरी वोटर किसी खास पार्टी के लिए इंटैक्ट होता है। तो ये सब कुछ जो नजर आ रहा है उससे कोई तस्वीर धुंधली नजर आ रही है या साफ होती दिखाई दे रही है? देखिए, पहले तो राजनीतिक एनालिसिस से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि इलेक्शन कमीशन के स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत जो प्रोग्राम चलाए गए उनका इम्पैक्ट पहला। दूसरा, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी की एज में हम जी रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक ये चीज पहुंच जाती है कि हमारी लोकतंत्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा कि ग्रामीण वोटर्स और शहरी वोटर्स का जो टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण का ज्यादा है, 80 तक पहुंचा। आपने देखो सैलाना की एक सीट, सैलाना एसटी रिजर्व सीट है, वहां 90 पॉइंट समथिंग कुछ रहा है वोटर टर्नआउट। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ऐसे क्षेत्रों में होता क्या है कि जो प्रत्याशी होते हैं यानी कैंडिडेट्स जो हैं, कैंडिडेट्स वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के एफर्ट्स लगाते हैं। वो शहरों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शहरों में किसी कॉलोनी से किसी को थोड़ा निकाल के लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पकड़ कार्यकर्ताओं की होती है, तो वो प्रमोट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट बढ़ता हुआ पहले फेज में तो मुझे इस रूप में दिखता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है, हालांकि आपको याद हो कि पिछली बार जो महिलाओं का वोटर टर्नआउट था वो 70.04% था, इस बार अराउंड 76% हुआ है। तो ये 2% वोटर टर्नआउट बढ़ा कब? जब महिलाएं 31 लाख वोटर्स पिछली तुलना में बढ़े, क्योंकि पिछले बार 2.31 करोड़ महिलाएं थी, इस बार 2.71 33.256 अराउंड महिला वोटर्स थे। ऐसे में जो 2% महिलाओं का बढ़ा है तो पुरुषों का भी तो बढ़ा है। तो ये जो आकलन किए जा रहे हैं कि या तो लाडली बहना योजना बहुत चली है जिसके कारण वोटर टर्नआउट बढ़ा है, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस का इशू हो जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है। लेकिन ये तय है कि जो फ्रीवीज हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे नारी शक्ति सम्मान हो या दूसरे अनाउंसमेंट है, इनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है, जिससे वो पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो खाद का क्राइसिस है, ये क्राइसिस आपने पहली बार तो ना देखा है, ये तो आप इस सीजन में हर साल देखते हैं, किसी की भी सरकार रही हो, कभी भी जो माकूल प्रबंध होने चाहिए इसके वितरण के, वो सरकार है उसमें हालांकि सफल भी होती है, लेकिन 100% कभी भी सफल नहीं होती। इसके पीछे कहीं ना कहीं कालाबाजारी एक बड़ा फैक्टर होता है। हो सकता है कि आपकी जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसान किसकी तरफ बढ़े, बूथ की तरफ बढ़े, इस क्राइसिस को लेकर, तो ये कांग्रेस के फायदे का बात हो सकती है। लेकिन पिछले बार आपने देखा होगा कांग्रेस को जो वोट था वो ग्रामीण क्षेत्रों में कंपैरेटिवली शहरी क्षेत्रों में से ज्यादा मिला। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वोट बढ़ रहा है, यानी कि वहां कम पढ़े लिखे लोग भी देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में कितने गंभीर हैं। वहीं शहर, चाहे भोपाल जैसा, जहां पूरा स्टेट की मशीनरी बैठी है, सरकार बैठी है, इलेक्शन ऑफिसर बैठे हैं, तो
ऐसी स्थिति में अगर वो वहां वोटर टर्नआउट अपने एफर्ट लगाकर नहीं बढ़ा सकते तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए कितनी शर्मनाक और उन पढ़े लिखे लोगों के लिए कितनी शर्म की बात है कि उनका वोटर टर्नआउट कहां जा रहा है। वहां पर भी महिलाओं का वोटर टर्नआउट ग्रामीण की अपेक्षा बहुत कम रहा। ठीक है, लेकिन एक चीज और जल्दी से बता दीजिए सर कि क्या जो ग्रामीण वोटर्स हैं बहुत से मूलभूत मुद्दों को लेकर के कुछ उनमें नाराजगी थी या फिर सत्ता के प्रति कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान सम्मान निधि मिल रही है या फिर कर्ज माफी की जो बातें इससे पहले कोई, या जो किसानों की बेहतरी के लिए सत्ता की तरफ से उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई, उसका कहीं ना कहीं फैक्टर ज्यादा दिखा? देखिए सऊद जी, आप शुरू से देखें, जब से मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हुए हैं तब से लगातार वोटर टर्नआउट बढ़ी तो रहा है। हाँ। कभी 2%, कभी 3%, कभी 1%, मतलब ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये कोई अचरज या आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बार क्यों बढ़ गया ना। हाँ, लेकिन आपका कहना एक हद तक बहुत सही हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं कि हम वोट डालने जाए, लेकिन अवेयरनेस भी लगातार बढ़ रही है। इस चीज को आप जैसे मीडिया पर्सन हैं जो डिबेट के माध्यम से, अपने प्रयासों से, स्टोरीज के माध्यम से, हम जैसे लोग, प्रिंट के लोग, ये सब करके कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने का प्रयास तो करते हैं। ये डेमोक्रेसी में हम लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि लोग वोटर टर्नआउट ये बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हाँ, लोकल मुद्दे कई बार हो भी जाते हैं हावी, लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि ये डेमोक्रेसी की सफलता है कि वोटर टर्नआउट लगातार मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या जो ग्रामीण वोटर्स हैं कोई इशारा दे रहे हैं इस टर्नआउट से? ये भी हम समझने की दरअसल आज खास तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तो जरा अजय धावले जी आप बताइए कि ग्रामीण इलाकों में जो ये बंपर वोटिंग हुई है, क्या माने आपके नाराजगी में ग्रामीण वोटर्स बाहर आ रहे हैं? उनका कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर के गुस्सा है, या फिर आप ऐसा देख रहे हैं कि जैसा सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, या फिर आपके पक्ष में जा रही है? देखिए सऊद जी, मध्य प्रदेश को समझते हैं तो आप मध्य प्रदेश अधिकतर ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है। हमारा शहर का, हमारे शहरों से ज्यादा हमारी जो जनसंख्या बसती है वो ग्रामीण आबादी है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है, अब 2003 से उठा के अभी तक का देख लेंगे, हर बार ग्रामीण क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटिंग होता है। रीजन उसके बहुत अलग अलग है। देखिए मध्य प्रदेश में आप पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं थी हमारी, बिजली, सड़क, पानी, और जो ये डेवलपमेंट का इंडेक्स होता है, दिग्विजय सिंह के जो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह का जो कुशासन था उसमें ये मूलभूत समस्याएं नहीं थी, और ग्रामीण जनता को बिजली, सड़क, पानी ये बहुत आवश्यक होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में मध्य प्रदेश में बनी, सबसे पहला अगर काम कुछ किया होगा तो मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का काम किया। आज आप देखिए, कभी 65,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं। कभी मध्य प्रदेश में सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक है। ग्रामीण भागों में कभी पीएससी नहीं होते थे, आज पूरा का पूरा महकमा अगर मिला दिया जाए 7,500 जो हुआ करता था, आज 51,000 से अधिक का मेडिकल का पूरा महकमा है। तो मध्य प्रदेश में ये सब आधारभूत संरचनाएं बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ग्रामीण विकास की बात करती रही है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी सरकार बनाई थी तो सबसे पहला अगर काम कुछ किया होता तो देश के ग्रामीण भाग को देश के शहरों से जोड़ने का काम किया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसको विश्व बैंक ने भी सराहा था। मैं अजय धावले जी, ये बातें देखिए मौलिक तौर पर और नैतिक तौर पर बड़ी अच्छी लगती है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप इस वोटिंग टर्नआउट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर के किसानों की बातें और नाराजगी सामने आ चुकी है। हम खाद को लेकर के उन्हें सड़कों पर देख रहे हैं, अभी भी लंबी लंबी लाइनों में देख रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जा सकता है और आपके लिए शायद नाराजगी के तौर पर ग्रामीण के क्षेत्र के लोग निकले और आपके खिलाफ वोट कर दिया? देखिए सऊद जी, हम बेहद ही आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों का भी मैंडेट मिला है। और क्यों मिला है? ये जो मध्य प्रदेश बीमारू टैग वाला था, इसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए आज मध्य प्रदेश में अगर लाडली बहनों का अधिकतर बेनिफिशियरीज कहां मिलेंगे आपको? ग्रामीण मध्य प्रदेश में है। तो 1,32,00,000 लाडली बहनाएं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 3% होती थी। आप खाद का उदाहरण दे रहे हैं, आज मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। 18.5% से अधिक कृषि विकास दर है मध्य प्रदेश में। कभी 1,59,00,000 मीट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ करता था, आज खाद्यान्न उत्पादन 619 लाख मीट्रिक टन है। तो ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण भाग प्रदेशों से आ रहा है, ग्रामीण भागों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है।
निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को हाँ। ऐतिहासिक मैंडेट देने जा रहे हैं। मतलब ये आपके कहीं ना कहीं पक्ष में ही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको लेकर के चिंतित हो। लेकिन अजीत भदौरिया जी, ये जो वोटिंग टर्नआउट ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है, उसमें कांग्रेस के तमाम नेता तो खुश हो गए। उनको लगा कि भाई ग्रामीण भारत से या फिर ग्रामीण अंचलों से तो कांग्रेस के प्रति रुझान देखने को मिलता है और वैसे ही हो रहा है। लेकिन यहां पर तो आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आश्वस्त होने की जरूरत अभी है नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जिस तरीके से रटी रटाई योजनाओं को अपना बखान किया, तो मेरा आग्रह है, आप लोग चूक गए मेरे भाई मध्य प्रदेश के लोगों, आपका शीर्ष नेतृत्व चूक गया। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को भी बता देते, जो यहाँ 2 महीने तक डेरा जमाए रहे, गली गली में घूमे, उन्होंने तो एक योजना का बखान नहीं किया, एक की चर्चा नहीं करी मध्य प्रदेश में। 18 साल के विकास की, आपके कथित विकास की एक चर्चा तो करवा देते अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से। अगर इतना स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया, अगर मध्य प्रदेश की दुर्गति की चर्चा करूंगा तो आप लोग भी शर्मसार हो जाएंगे। सबको पता है किस स्थिति में पहुंचा दिया। सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से, मुरैना जिले के कृषि मंत्री दिमनी से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके क्षेत्र में खाद के लिए रात भर लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं। ये स्थिति है। कमल पटेल प्रदेश के कृषि मंत्री, जिनकी धर्मपत्नी का कांग्रेस के शासन में कर्जा माफ हुआ, उनके यहाँ किसानों की क्या दुर्गत है, उनके यहाँ रात भर लाइनें लग रही। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमने देखा। आपको बता देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का एक जनमानस उत्साहित होके, चाहे वो युवा हो, उसके साथ ठगी हुई, चाहे पटवारी परीक्षा हो, व्यापक हो, या ग्वालियर चंबल अंचल का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकतर लोग सेना में जाते हैं। अग्निवीर योजना लाके किस तरीके से उनके भविष्य को कबाड़ा किया गया है, ठगा गया है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस अंचल में गुस्सा है भाजपा के खिलाफ। आप किसानों की हालत, जहाँ बिल देखिए, बिजली 2-2, 3-3 घंटे मिल रही है, 24 घंटे में बिल आ रहे हैं साहब, 10-10 हजार के, 20-20 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। अगर आपने एक बार नहीं अजीत भदौरिया जी, मैंने लाइनों का भी जिक्र कर लिया, मैंने बिजली का भी जिक्र कर लिया और तमाम बातें कह दी, खाद का भी जिक्र कर लिया। लेकिन अजय धावले जी आश्वस्त हैं कि इनका असर है नहीं। आप जो गिना रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा व्यापक असर वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिख रहा उनको। अजीत जी, वो सामने आ जाएगा 3 तारीख को। इनको अजय धावले जी को ये समझना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार चर्चा नहीं की मध्य प्रदेश में। इनके कथित स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास की, शिवराज सिंह जी के कथित विकास की एक बार चर्चा नहीं की। अब बताइए क्या दुर्गत हो रही है इस मध्य प्रदेश की। हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इस बीच मध्य प्रदेश में कोई बच्चा जन्म लेता है, 52,000 रुपए के कर्जे में पैदा होता है वो बच्चा। उसकी गलती क्या है? क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के ये बातें देखिए, चुनाव से पहले आप लोग कहते थे, अभी भी कह रहे हैं वो ठीक है। अभी मैं जरा जवाब ले लेता हूं। अजय धावले जी, देखिए, आप जिन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हीं को प्रमुखता से अजीत भदौरिया जी रख रहे हैं। अजीत जी जरा अपनी कुछ बात शॉर्ट में रखना चाहते हैं। अजीत जी जल्दी कंप्लीट कीजिए तो मैं अजय जी से जवाब दूं। देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य में देखिए, जहां मुख्यमंत्री से लेके पूरी भाजपा लगी हुई है। राजस्थान में चर्चा हो रही है अशोक गहलोत की सरकार की विकास की योजना, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, 500 रुपए में सिलेंडर हो, अनेकों किसान हितों की, युवाओं के हितों की योजना। हम इधर अभी मध्य प्रदेश में चर्चा हुई, मध्य प्रदेश में रहते हैं। मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय धावले जी। सऊद जी, शायद अजीत जी मध्य प्रदेश की राजनीति को और पॉलिटिक्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। ये हमारे केंद्रीय नेताओं की बात कर रहे थे। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंपेन की शुरुआत की थी। अपने 20 वर्षों के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों के इतिहास, जो स्वर्णिम इतिहास था, उसके रिपोर्ट कार्ड पेश करके हमने हमारे कैंपेन की शुरुआत की। तो हमने विकास के एजेंडे पे वोट मांगा था। वो हमने जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में 5-5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली और जो विकास कार्य 20 वर्षों में हुए हैं, बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है, लेकिन जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट वो बातें तो आपने पकड़ ली। लेकिन जिन बातों को प्रमुखता से वो उठा रहे हैं, वो बार बार बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, बिजली कटौती की बात कर रहे हैं कि मिल नहीं रही है, वो बार बार खाद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी का असर वोटिंग में दिख रहा है।
तो सऊद जी, ये सब विषय ये 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष लेके गए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लेके गए थे। ये हर बार इनके मुद्दे यही होते हैं। लेकिन 2018 में आपको, अगर आप तमाम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 2018 में जब ग्रामीण अंचलों में वोट पड़े थे तो किधर किसको फायदा हुआ था, कौन सी पार्टी वहां पर ज्यादा मेजोरिटी में थी? 2018 में भारतीय जनता पार्टी को वोट अधिक मिले थे, सरकार भले इन्होंने बना ली, 1,10,000 वोट हमें इनसे अधिक मिले थे, वोटिंग परसेंटेज हमें को ज्यादा मिला था। तो इससे ये मैंडेट नहीं होता। मध्य प्रदेश की जनता एक स्वर्णिम इतिहास वाले भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को इसलिए बार बार चुन के देती है क्योंकि यहाँ किसान खुशहाल है, महिला खुशहाल है, यहाँ युवा खुशहाल है, यहाँ ठीक है। लेकिन अजीत भदौरिया जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो ग्रामीण भारत में वोटिंग टर्नआउट आपको दिखा है, उससे कुछ आपको उम्मीद जगी है क्या? उससे बेहतरी, उससे आपके पक्ष में कुछ माहौल बनने की उम्मीद है क्या? देखिए हमारे पक्ष में 100% माहौल है, चाहे वो ग्रामीण मतदाता हो या शहरी मतदाता हो। अच्छा। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को कुशासन को नष्ट करने के लिए ये चुनाव लड़ा है। ठीक है, तो चलिए 3 तारीख को ये, हाँ, जो आप कह रहे हैं वो 3 तारीख को बदलने का। सत्यप्रकाश जी, मैं जल्दी से आपको रोक करके फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं सर। देखिए, कहा जा रहा है 2-3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महिला वोटरों का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का और किसानों का। ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है, भले हम आंकड़ों की बात कर ले, काम तो कर रहे हैं, असर तो है कुछ ना कुछ परसेंट। नहीं, आपकी बात में दम है भैया सऊद जी। देखिए, पिछले बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में किसान माफी का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में तो कितनी शानदार सरकार आई, हालांकि मध्य प्रदेश में किन्हीं कारणों से वो गिर गई। लेकिन इस बार जो शिवराज सिंह चौहान का आइडिया है, वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का आइडिया है। उसमें उन्होंने महिला इलेक्टर्स का बढ़ता हुआ टर्नआउट को स्टडी किया पिछले कई चुनाव से। एक चीज, दूसरा, एक बहुत सारे, क्योंकि पिछली बार आपको याद हो कि 2.41 करोड़ अराउंड महिलाएं मध्य प्रदेश में थी और इस बार 2.71 से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड हुई। तो इसका तात्पर्य क्या है कि लगभग 30-31 लाख वोट महिला बढ़ा। वो आइडिया उनके दिमाग में आया और उसने लाडली बहना योजना उन्होंने लॉन्च कर दी। जाहिर सी बात है, जब ये सोच करके वो अपना पूरा कैंपेन चला रहे हैं सर, तो इसका असर तो वो चाहेंगे कि वोट में पड़े। और इसी तरीके से किसानों का और उसके अलावा आदिवासियों को भी फोकस किया गया। हमने देखा कि आदिवासी अंचलों से ही प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने अपने कैंपेन की भी शुरुआत की थी। सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि 3 तारीख को असल तस्वीर क्या सामने आती है। तब तक अपने अपने दावे हैं, अपने अपने कयास हैं और 3 तारीख का